आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरसी ग्रुप डी का, जो कि 26 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि यह एक तरफ से आपके लिए प्रैक्टिस का काम करेगी। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आरआरबी में देखा गया है कि जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं जिसमें हूबहू क्वेश्चन आपका कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। जो 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके हूबहू क्वेश्चन एएलपी में पूछ दिए गए थे, यहाँ तक कि वैल्यू भी चेंज नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 22.5, 56, 42.5, 2x+1, x-2, 3x, 36 का माध्य जो है वो 30 है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो माध्य बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप सारे पदों को जोड़ लें, फिर पदों की संख्या से आप भाग कर दें, वो किसके बराबर हो जाता है, माध्य के बराबर होता है। वहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद से आप सॉल्व करेंगे। नो डाउट ये एक बेसिक फार्मूला है, पर मैं इस फार्मूले के अलावा एक और तरीका बताता हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर माध्य 30 है तो मैं मान लेता हूं कि सबको 30-30 दिया गया है। तो अगर सबको 30 दिया गया है तो इसको कितना कम दिया गया है, तो अगर 23 में मानता हूं तो 7, यानी कि 7.5 इसको कम दिया गया है। इसी तरीके से 56 को कितना अधिक दिया गया है, तो 30 से अगर करूंगे तो 30, 20, 50 और 6, 56 यानी कि 26 अधिक दिया गया है। इसी तरह 42.5 को कितना अधिक दिया गया है, तो 40 यानी कि 12.5 अधिक दिया गया है। उसी तरह 2x+1, x-2 और 3x, इन सबको 30-30 हमने माना है, तो अभी बाद में लिखेंगे। ये 36 को कितना अधिक मिला है 30 से, तो 6 अधिक मिला है। तो मैं देख लेता हूं कि नेट चेंज कितना आ रहा है अब तक x के अलावा जितनी भी वैल्यू गिवन है उसमें। तो देखिए अगर इस 7.5 को अगर इस 6 से घटा दें तो यहाँ पे -1.5 बचेगा, और -1.5 को अगर इस 12.5 से घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। और इस 11 को अगर 26 में जोड़ेंगे तो 37 का नेट चेंज आ रहा है प्लस में, यानी जो भी ये तीन वैल्यू लेके आएंगे 2x+1, x-2 और 3x, उससे 37 कम लेके आना है, क्योंकि 37 इनके पास पहले से एक्स्ट्रा है। तो अगर इन तीनों को अगर 30-30 मिला है तो इन तीनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, और 90 से 37 कम इनको लाना है, तो इसमें से 37 घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 53 ये तीनों मिल के लेके आए होंगे। और इन तीनों का योग अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 2x+x+3x, कितने x हो जाएंगे, तो 6x हो जाएंगे, और माइनस हो जाएगा 2x, और ये +1 इसमें जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, 53 के। तो यहाँ से x का अगर हम मान निकालेंगे तो 53 में 1 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से 9 निकल के आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या अनुमानित मान आएगा, ये आपको बताना है। तो मैं बता चुका हूं कि कोई भी वैल्यू है अगर 0.5 या 5 से बड़ी है तो उसको अप्रोक्सीमेट में 1 मान लेते हैं। तो देखिए ये 99.09 है, इसको हम 99 मान लेंगे, भाग इसमें कर देंगे, इसको 11 मान लेंगे। उसके बाद से क्या है, तो प्लस है इस 6.987, इसको हम 7 मान लेंगे, और इंटू ये 16 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए 11 से 99 भाग करेंगे तो ये 9 बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 16 सत्ते 112 होता है, और 112 में 9 जोड़ेंगे तो 9 2 11 यानी 121 आ जाएगा, और 121 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। कह रहा है कि उसके वेतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा देंगे, तो कमी हो रही है तो उसको माइनस कर देंगे,
बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस कर देंगे, और ये प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 16 गुणे 25 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 25 में से अगर 16 हम माइनस करेंगे तो 16 4 20 5 25 यानी कि 9 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 25 चौको 100, 4 से भाग करेंगे 16 में तो 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 9 में से अगर 4 हम घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी 5 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि हुई होगी। तो 5% की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल दिन के पहले भाग में कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया कि ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 12 दिन में। और ए अकेले कितने दिन में करता है, तो ये कर रहा है 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। इस कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 पचे 60 और 20 तिया 60 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी की संयुक्त एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, 5। ए की कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी अगर हम निकाल देंगे तो इसमें से घटा देंगे इसको, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो कह रहा है कि यदि बी प्रतिदिन केवल दिन के पहले भाग में कार्य करता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी दिन है जितना कार्य होता है उसका आधा हिस्सा जो दिन का है उसमें सिर्फ बी करता है। तो अगर पूरे दिन में ये 2 यूनिट कार्य करता है तो आधे दिन में कितना करेगा, ये 1 यूनिट कार्य करेगा। और जो ए है वो तो पूरे दिन कार्य करता है, और ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो यहाँ से एक दिन की क्या निकल के आ जाएगी, इनकी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। तो इस 3 को और इस 1 को जोड़ देंगे, यानी कि 4 यूनिट का कार्य ये एक दिन में कर रहे हैं। टोटल कार्य है आपका 60। इसको करने में इस हिसाब से कितने दिन लगेंगे, तो बस क्या करेंगे, 60 में 4 से भाग कर देंगे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 15 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन कितना है, तो इससे 20% कम मतलब 80 है। कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो देखिए बी का वेतन है ए के वेतन से, तो मैंने कीवर्ड यहाँ पे से है, इस से को नीचे रखेंगे, यानी कि 80 से कितना अधिक है, ये 100, तो 20 अधिक है। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 20 से कट करेंगे तो 4 बार, 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 25 बार, यानी 25% बी जो है वो ए से अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब 171 गुणे 172 गुणे 173 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। तो हम 17 से अगर भाग करें 171 में तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर 72 में भाग करें तो 2 शेषफल होगा, 73 में भाग करें तो 3 शेषफल होगा। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 दुना के 6, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 क्या निकल के आ जाएगा, शेषफल निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आपको 4 कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य है। पहला कथन है कि प्रत्येक समलंब समांतर चतुर्भुज होता है। ये सही नहीं है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि दोनों युग्म जो होता है वो एक दूसरे के समानांतर होता है। तो ये पहला वाला कथन तो सही नहीं है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग होता है। बिल्कुल, अगर ये उल्टा बोलता है कि प्रत्येक वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है तब ये सही होता है, पर प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होता है, क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज का अगर हम चित्र बनाएं तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। तो जरूरी थोड़े है कि ये जो चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों। जब बराबर हो जाएगा तो वो समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन वर्ग के लिए होती है कि 90 अंश का कोण हो और चारों भुजाएं बराबर हो, तब जाके वो वर्ग कहलाता है। तो दूसरा कथन भी सही नहीं है। तीसरा कथन पे चलते हैं। प्रत्येक आयत जो है वर्ग होता है। ये भी अगर उल्टा होता कि प्रत्येक वर्ग आयत होता तब ये सही होता, क्योंकि आयत क्या होता है, एक तरफ का समांतर चतुर्भुज ही होता है, उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो इसमें भी भुजाएं चारों बराबर नहीं होती हैं,
तो ये वाला भी जो ऑप्शन है सी, ये भी सही नहीं है। चौथा पढ़ते हैं हम, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, प्रत्येक वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज होता है। लेकिन अगर इसी का उल्टा दिया होता है कि प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग होता है, तब ये कथन गलत होता। पर यहाँ पे दिया है प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, तो ये सही कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रघु ने अपनी बेटी जो 16 वर्ष की है के नाम 5 लाख रुपए का निवेश कर एक योजना में किया, जिसमें प्रतिवर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसे कुल देय राशि कितनी मिलेगी? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लाख रुपया है और 16 से 18 होने में यानी कि 2 साल बाद 5% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रुपया कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। जैसे मैं पहला तरीका बताऊँ, जिससे जनरली मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही शॉर्टकट मेथड हो। आप दूसरे तरीके से भी इससे और बेहतर कर सकते हैं। जैसे पहले साल का 5% अगर हम निकालेंगे तो 5% मतलब 5/100 लिखता हूँ इसको, 1/20 नहीं लिखता हूँ। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25,000 निकल के आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वर्ष के लिए भी कितना होगा? 25,000 हो जाएगा। अब ये जो 25,000 है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, तो इस पे भी 5/100, तो 5/100 करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 250 बचेगा। 250 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 पचे 125 होता है और एक जीरो, यानी 1250 क्या निकल के आ जाएगा? इस दूसरे साल 25,000 पे ब्याज निकल के आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये CI निकल के आ जाएगा। तो 25,000 और 25,000 50,000 और 50,000 में 1,250 जोड़ेंगे तो 51,250 क्या निकल के आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। और टोटल जो राशि है वो 5 लाख है, बस इसमें इसको जोड़ देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस हम देख लेते हैं कि ये लास्ट में, यानी कि जब 5 लाख में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहीं लास्ट में आना चाहिए। 51,250 देख लेते हैं किस में आ रहा है। 51,250, 51,250 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे 5% है उसका सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हम निकालेंगे उस फार्मूले पे, तो देखिए 5 5 10 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि 10.25 रुपये का क्या निकलेगा? उस पर ब्याज मिलेगा, जो भी धनराशि होगी उस पर ब्याज मिलेगा। तो बस डायरेक्ट क्या करेंगे कि 5 लाख का 10.25 क्या निकाल देंगे? इसका ब्याज निकाल देंगे। तो देखिए 10.25 जब 100 में जोड़ेंगे, चूंकि राशि पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 110.25 हो जाएगा और बटा 100 कर देंगे तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 स्थान पे दशमलव है तो ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 50। तो इस 50 का हमें गुणा करना है किस में? 110 और 25 में गुणा करना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 12, 1 हो जाएगा, 5 एकम में 5 और 5 एकम में 5। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। तो आप दोनों में से कोई तरीका निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.13241 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्या होगा मान इसका? तो मैं बता चुका हूं कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिखना है तो पहले पूरी संख्या लिखते हैं। तो पहले पूरी संख्या में लिख लेता हूँ, फिर इसमें से घटा देते हैं जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। तो 13 के ऊपर बार नहीं है तो 13 हम इसमें से घटा देंगे। नीचे क्या करते हैं कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखते हैं और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता उतनी बार 0 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से घटा देंगे तो देखिए 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा और ये 132 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे इसको उतार देते हैं तो 9 9 9 0 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए लास्ट में इसके 28 है, यहाँ पे 0 0, इसका मतलब ये 4 से संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 4 से कट कर लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 1 12, 4 3 12, 0 4 7 28, यानी कि 3307। अगर ध्यान से ऑप्शन में देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, नीचे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सम अष्टभुज के प्रत्येक वाह कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी भी बहुभुज के वाह अगर कोण की माप अगर आपको निकालनी है तो बस क्या होता है फार्मूला? तो 360/n होता है,
जहाँ पे n जो होता है वो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो देखिए अष्टभुज है यानी कि n का मान 8 है, तो y कोण पूछ रहा है इसका, तो 360 और बटा क्या करेंगे हम 8 कर देंगे, 8 से भाग करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 4 40, 8 पचे 40, यानी कि y कोण की माप कितनी निकल के आ जाएगी 45 अंश, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से प्रारंभ करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए ए कह रहा है कितने दिन में, तो 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम हम निकाल देते हैं तो 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 छः के 60 6 बार, 12 पच्चीस 60 5 बार हो जाएगा, यानी यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 6 और बी की कितनी आ गई 5 हो गई। तो चूंकि एकांतर रूप से कर रहे हैं और पहले दिन ए से शुरुआत किया जा रहा है, तो देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 6 5 11 जो होगा वो 2 दिन का कार्य निकल के आ जाएगा, और टोटल कार्य जो है वो 60 है। तो इस 11 को 60 में भाग देंगे और पूर्णांक रूप में ले जाने की कोशिश करेंगे, तो 11 पचे 55, यानी कि 5 बार अगर हम इसका गुणा कर देते हैं 5 से, तो 11 पचे ये हो जाएगा 55, और अगर इधर 5 से गुणा करते हैं तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दुना के कितना हो जाएगा 10 निकल के आ जाएगा, यानी 55 यूनिट का कार्य 10 दिनों में समाप्त हो चुका है। अब बचा जो कार्य है वो 5 यूनिट का कार्य बचा है, और ये 10 जो कि सम संख्या पे खत्म हुआ है, इसका मतलब 11वें दिन ए करेगा, और ए की इफिशियंसी है 6 और काम बचा है 5 यूनिट का, तो समय कितना लगेगा 5/6 लगेगा। तो देखिए 10 यहाँ पे लग रहा था, 5/6 यहाँ पे लग रहा था, तो टोटल जो दिन लगेंगे वो कितना लगेगा 10 सही 5/6 दिन लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी समीकरण x² - 5x - 14 बराबर 0 के मूल हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि a³ b² + a² b³ का मान कितना होगा। तो देखिए दोनों में a² b² आपको दिख रहा है कॉमन, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो a² b² जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बचेगा और इधर क्या बचेगा b बचेगा। अब देखिए हम वापस द्विघात समीकरण पे आते हैं। तो द्विघात समीकरण में अगर इसके मूल मालूम है जो कि a और b दिया है, तो मूलों को योगफल के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, और b क्या होता है इस x का कोफिशिएंट होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 और बटा 1, और यहाँ से a इंटू बी निकालेंगे यानी मूलों का गुणनफल, तो वो होता है c/a। तो c की जगह पे 14 दिया है माइनस में, तो -14/1 हो जाएगा। तो देखिए a + b की वैल्यू 5 निकल के आ गई और ए बी की वैल्यू -14 निकल के आ गई, बस इसमें रख देंगे। तो देखिए स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और इसमें गुणा कर देंगे 5 का, क्योंकि a + b की वैल्यू 5 है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 6 के 30 3 हो जाएगा, और 19 5 95 और 3 कितना हो जाएगा 98, यानी कि 980 क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर, लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसकी लंबाई दिया है L का मान दिया है 12, और जो कह रहा है कि चौड़ाई जो है इसकी 25% का मतलब होता है 1/4, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसका 1/4 करेंगे तो 3 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई क्या करें इसका 50%, तो 50% का मतलब होता है आधा, यानी कि 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू निकल के आ गई। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH और +LH होता है, बस इसमें वैल्यू रख देंगे। तो देखिए 12 × 36 हो जाएगा, प्लस 6 × कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस 12 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इन सब को जोड़ के और 2 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी कि 80 10 90, और 90 और 3 9 3 12 120, और 6 126, और 126 दुना के कितना हो जाएगा, तो 226 दुना के 52 होता है, यानी कि 252 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करते हुए 20% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए
वह कितने ग्राम वजन का उपयोग करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई वस्तु अगर 100 रुपये में खरीद के लाया है तो कितने में बेच रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है, तब जाके उसको 20% का लाभ हुआ। यानी कि अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 पचे 10 और 2 छके 12 हो जाएगा। यानी यहाँ से निकल के अगर 5 रुपये में वो खरीद के लाया है तो वो 6 रुपये में बेच रहा है, यानी कि जो भी पैसा ले रहा है वो 6 रुपये का ले रहा है, लेकिन दे कितने रहा है, 5 रुपये वाले पैसे की कीमत उसको दे रहा है। यानी कि क्वेश्चन में दिया कि वो 1 किलोग्राम वजन दे रहा है, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है। यानी इसे 6 की वैल्यू आपको दिया है, 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। यानी इस 6 की वैल्यू अगर 1000 ग्राम है तो इस 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, इस 1000 में 6 से भाग कर देंगे और उसमें 5 का गुणा कर देंगे। 5000 में 6 से भाग कर दीजिए, तो 6 से भाग करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा, 2 20 6 तें 18 हो जाएगा, 2 20 यानी 833.33 करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक जो है वो 1:2:3 के अनुपात में है। इस संख्या और इसकी उल्टी संख्या का योगफल जो है वो 1332 है, तो उल्टी हुई संख्या ज्ञात करिए। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एएलपी में पूछा जा चुका है। जो अभी 2024 में एएलपी का पेपर हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था। मैं जब पेपर सॉल्व करा रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें सेम यही क्वेश्चन आया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। मैं अगर मान लेता हूं कि जो इकाई का अंक है वो 1 है, दहाई का अंक 2 है और सैकड़े का अंक 3 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 321 हो जाएगी। और इसको अगर पलट दें तो संख्या क्या हो जाएगी, तो ये पलटने के बाद संख्या हो जाएगी 1 2 3 यानी 123 हो जाएगी। और इन दोनों का योगफल किसके बराबर क्वेश्चन में दिया है, तो 1332 के बराबर दिया है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और ये 4 यानी 444 की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 1332 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि उल्टी हुई संख्या, यानी कि ये जो संख्या है 123, इसका मान आपसे पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 4 से अगर भाग करेंगे 13 में तो 4 तें 12, 3 बार जा रहा है, तो ये कितने गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। आपसे पूछ रहा है 123 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, 123 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 123 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 23 तें 69 होता है और 3 3 एकम में 3 हो जाएगा, यानी 369 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। और अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सारी वैल्यू पाई में दिया है, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे। तो 4 × पाई × आर का मान दिया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि अगर 1/2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/4 त्रिज्या हो जाएगी। तो बस रख देंगे, तो 1/4 गुणे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा, π/4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका 6 अलग अलग शहरों ABCDE और F की जनसंख्या, उसमें पुरुष से महिलाओं का अनुपात और कुल जनसंख्या में वयस्कों से बच्चों का अनुपात दर्शाती है। कह रहा है कि तालिका का अध्ययन कीजिए और जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिए। ये आपको शहर दिया गया है, ये टोटल जनसंख्या है, ये पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात है, और ये वयस्क और बच्चों का अनुपात है। आपसे क्वेश्चन पूछ के रहा है कि शहर ए में वयस्कों की कुल संख्या, यानी कि शहर ये रहा, वयस्कों की कुल संख्या का अनुपात कितना है, 5 है, और बच्चों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए, वयस्क और बच्चों का जो अनुपात है वो दिया आपको 5:3 दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने वयस्क हैं, वयस्क में महिला और पुरुष दोनों आ जाते हैं, यानी कि अगर वयस्क की संख्या को और बच्चों की संख्या को, इन दोनों को जोड़ दें तो पूरी जनसंख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, इस 8 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 41,0400 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि इनके बीच का अंतर, तो देखिए ये 5 है और ये 3 है, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का मान पूछ रहा है,
तो अगर 8 यूनिट का मान इतना है तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे। और अगर इधर 4 से भाग करेंगे तो इसमें भी 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 से भाग करेंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 4 एकम में 4, 0, 4 दूना के 8, 2 24, 4 छः के 24, यानी ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ये 3 में दिया हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 2 प्लस रूट 5 और y बराबर 2 माइनस रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाल दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। इसके करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो पहले एक्स प्लस वाई निकाल दीजिए या x इंटू वाई निकाल दीजिए, उसके बाद से सॉल्व करिए तो भी आपका आंसर सेम आएगा, जिसमें दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो पहले इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो x प्लस वाई की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। और इसमें अगर गुणा करेंगे x इंटू वाई तो वो कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो बस क्या होगा, फार्मूला होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy के बराबर होता है। बस इस फॉर्मूले पर रख देंगे तो इसकी वैल्यू 4 दिया, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 गुणे एक्स वाई की वैल्यू आपको -1 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 18 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप जो x की वैल्यू दिया है जो कि 2 प्लस रूट 5 दिया है, इसका यहीं पे स्क्वायर कर दीजिए। तो x स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 2 दूने के 4 करनी में 5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा और प्लस 2 दूना के 4 करनी में 5 हो जाएगा। और यहाँ पे y का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यही वाली वैल्यू आएगी, बस बीच में माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, 4 करनी में 5 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 4 करनी में 5 से ये प्लस माइनस कट जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर 18 आएगा। तो आप दोनों में से किसी तरीके से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक क्रमशः 42 और 60 हैं, तो आनुभविक संबंध का उपयोग करके आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। इस फॉर्मूले पे हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे वो एएलपी में हो, चाहे ग्रुप डी का जो कि 2022 में पेपर हुआ था उसमें भी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछ रहा है। इससे और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉ सब गुणे मौ सब, इन दोनों पैटर्न पे हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। और माध्य और बहुलक की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, तो बहुलक की वैल्यू दिया है 60 और माध्य की वैल्यू कितना दिया है, 42 दिया है। तो रख देते हैं। तो 3 गुणे माध्यिका का मान आपसे पूछ रहा है, अगर इसको मैं x मान लेता हूँ, माइनस 2 गुणे माध्य का मान आपको दिया है 42। सॉल्व करके x का मान निकाल देंगे। तो देखिए सब में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 से अगर हम भाग कर दें तो ये हो जाएगा 20 3 60 20 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा x और माइनस 2 गुणे इसमें 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम में 3 1 12 3 चौको 12 14 दूना का 28 28 जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के जाएगा, 28 में 20 अगर हम जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 के घाते 6 गुणे 12 के घाते 4 गुणे 7 के घाते 7 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों का जो योग है वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इस 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसके घाते कितना है 6 है, तो इसको 6 लिख लेते हैं। इंटू 12 को क्या लिख सकता हूँ, तो 3 गुणे 4 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस होल के पावर 4 है तो ऐसे लिख लूँगा। इंटू 7 के घाते 7, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये घात जो होंगे इनका गुणा हो जाएगा, तो 3 के घाते कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 3 के घाते 4 हो जाएगा, इंटू 2 के घाते 4 दूना के 8 हो जाएगा और इंटू 7 के घाते 7 हो जाएगा। यानी और इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 के घाते 12 और 4 16 हो जाएगा, 2 के घाते 8 हो जाएगा
और 7 के घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ये जो निकल के आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। अब पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 3 है, 2 है और 7 है। इनका योग आपसे पूछ रहा है, तो 3 और 2 5 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x³ - 3x + 6 = 0 है तो वह है। तो देखिए क्यूब है, तो पहली बात अगर क्यूब है तो द्विघात समीकरण तो होगा नहीं, तो द्विघात व्यंजक ये बिल्कुल नहीं होगा। द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। रैखिक समीकरण ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण क्या होता है कि मैक्सिमम पावर जो होगी वो 1 होगी, तो उसको रैखिक समीकरण बोला जाता है। तो ये रैखिक समीकरण भी नहीं होगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की जो आयु का योगफल है वो कितना है, 60%। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि पहले वाले बच्चे की अगर आयु x है तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे 5 बच्चे जन्म लेते हैं, तो दूसरे वाले बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, तो x + 3 हो जाएगी। तीसरे वाले बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, तो x + 3 में 3 6 हो जाएगा। इसी तरह चौथे वाले बच्चे की x + 9 हो जाएगा और पांचवें वाले बच्चे की कितनी हो जाएगी, तो x + 9 3 12 हो जाएगा। ये इन सब का योग किसके बराबर दिया है, तो 60 के बराबर दिया है। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए ये 5 बार x आया है तो कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएगा। 6 3 9 9 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 5 6 के 30, 6 वर्ष निकल के आ जाएगी। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ ही रहा था कि छोटे बच्चे की आयु, और छोटे बच्चे की आयु हमने माना x था और x का मान यहाँ से 6 वर्ष आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं सीपी मान लेता हूँ कि 100 है तो उस पर 18% का लाभ हो रहा है, यानी कि बेच कितने में रहा है, 118 में बेच रहा है। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का लाभ होता है, यानी कि 118 उसका क्या निकल के आ जाएगा, अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पर 10% की अगर छूट देता है तो यानी कि 118 है, 10% की छूट देने का मतलब क्या आ जाएगा, 9/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 8 72, 7 हो जाएगा। 9 कम 9 और 7 16, 1 9 कम 9 और 1 10 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 106.2 हो जाएगा। अब पूछा है कि वास्तविक लाभ कितना होगा। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है, अब उसको 106.2 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 6.2% का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ये तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस पर सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 18% का लाभ हो रहा है तो +18 माइनस छूट दे रहा है 10% की, तो -10, प्लस माइनस गुणा करेंगे -18 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 18 में 10 से भाग करेंगे तो 1.8 हो जाएगा, और 8 में से अगर 1.8 हम घटाएंगे तो भी 6.2% आएगा। और चूंकि प्लस में आ रहा है इसका मतलब लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम्या की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। अब उसकी आयु जो है वो शादी के समय उसकी जो आयु थी कि 1/5 है। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए उसकी जो वर्तमान आयु है शादी के समय की आयु की 1/5 है। तो इसको फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 5 एकम में 5 और 1 6/5, यानी कि अगर शादी के समय उसकी आयु 5 थी तो अभी उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 6 है। ये प्रेजेंट आयु वर्तमान की आयु है। तो इनके बीच का अगर हम अंतर देंगे तो कितना अंतर है, 1। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है कि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 साल का अंतर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 10 निकल के आ गई, तो उसकी प्रेजेंट आयु निकाल देंगे, यानी 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 10 6 के 60 निकल के आ जाएगा।
आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि उसकी पुत्री की वर्तमान आय जो कि उसका 10वां भाग है। तो अगर 60 का 1/10वां हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी उसकी पुत्री की आयु कितनी है, 6 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आलेख विभिन्न वर्षों में बैंक पीओ परीक्षा में उपस्थित होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या जो कि सैकड़ों में दी है की जानकारी देता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए 5 वर्षों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या 2017 में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम 5 वर्षों में जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनकी संख्या हम निकाल देते हैं। तो देखिए ये 34 है, 140, यहाँ 210 है, यहाँ 280 है और यहाँ 160 है। इन सब का योग निकालेंगे। तो देखिए 160 में अगर 140 को अगर हम जोड़ देते हैं इन दोनों को, तो ये 100 200 यानी कि 300 हो जाएगा ये। और 280 में अगर 210 हम जोड़ दें तो 490 हो जाएगा। तो प्लस 490 हो जाएगा और इसमें क्या जोड़ना है, अब 34 जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 12 को 2 एक कैरी हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, यानी 8 और 24 इनका क्या निकल के आ गया, योग निकल के आ गया। और पूछा कि औसत जो संख्या है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 वर्ष हैं। तो 5 से हम क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम में 5, 3 32, 5 छके 30, 2 24, 5 चौको 20, 4 40, 5 आठे 40, यानी 164.8 क्या हो जाएगा, इनका औसत निकल के आ जाएगा अनुत्तीर्ण छात्रों का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ के रहा है कि 2017 में जो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 2017 आपका ये रहा, इसमें अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 160 है। इससे 164.8 कितना अधिक है, तो 4.8 अधिक है। कितने पे, तो 160 पे, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है तो बस 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4.8 में 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी 48 और बटा क्या हो जाएगा 16। 16 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि 3% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2 में दिया है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि जो ऑफिशियली पेपर है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे ऑफिशियली पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं हूबहू वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो जो ऑफिशियली पेपर है उसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो 4% दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर 3% होना चाहिए था। तो जितने भी बच्चों के शिफ्ट में ये पेपर आया होगा उनको इसके बोनस नंबर मिले होंगे। ठीक है, जितने भी लोगों ने क्लेम किया होगा कि ये क्वेश्चन गलत है तो उनके नंबर मिले होंगे उनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस अल्फा का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको एक तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, या तो आप इसको जो आइडेंटिटी बेस्ड जो है उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको वैल्यू पुटिंग से करता हूं तो अगर अल्फा की वैल्यू अगर 90 अंश अगर मैं मानता हूं तो इस कंडीशन में जो दो ऑप्शन है वो बराबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 बराबर हो जाएंगे। और अगर 0 अगर हम करेंगे तो साइन अल्फा जो होगा, साइन अल्फा में अगर अल्फा की वैल्यू 0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइन होगा, तो यहाँ से भी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। तो 30 45 और 60 इन तीनों में से कोई वैल्यू आप रख के इसको चेक कर सकते हैं। तो चूंकि वैल्यू आपके रूट में आती है तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं करूँगा, तो मैं इसको आइडेंटिटी बेस्ड तरीके से करूँगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अब साइन स्क्वायर अल्फा इसको मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू के बराबर होती है। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। तो इसको यहाँ से हम लिख लेंगे, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर जो है वो अगर ये वाली वैल्यू रखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे, नीचे 1 माइनस कॉस अल्फा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी, तो 2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा यहाँ से बचा। आगे बढ़ते हैं, प्लस अब देखिए 1 माइनस कॉस अल्फा
और इस 1 प्लस कॉस अल्फा का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर अल्फा के, और जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसकी भी वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कट के जीरो हो जाएगा ऊपर, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 के घाते 4 है। तो 6 स्क्वायर इसका मतलब कितना हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। 2 के घाते 4 इसका मतलब कितना होता है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में 36 जोड़ेंगे तो 30 20 50, और 60 और 1 61 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए 3 ब्रैकेट में 5x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बराबर -16 है। तो आपसे पूछा है कि x का मान कितना होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर इसका 3 का गुणा कर देते हैं तो 5 × 15x स्क्वायर हो जाएगा, -7 × 21 हो जाएगा, -5 × 15x स्क्वायर हो जाएगा, -5 दूना के 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 बराबर किसका हो जाएगा, -16 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस प्लस ये कट जाएगा। अब ये 10x है, इसको बराबर के उधर लेके चले जाएंगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 35 में से 21 अगर हम घटा देंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, और जब ये 16 इधर आएगा तो +16 हो जाएगा। 14 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरसी ग्रुप डी का जो कि 26 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था 3rd शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से आरआरबी के जितने भी पेपर 2024 में हुए हैं, क्योंकि 2025 में आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि 2024 में हुए हैं उन सारे पेपर को मैं एक एक करके करा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ जो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को भी बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपकी तैयारी में। तो मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।